वेलकम टू यादव एकेडमी। और हम आर एस अग्रवाल वाली बुक सॉल्व कर रहे थे। तो नवीन अंक गणित है आर एस अग्रवाल की, तो वो वाली बुक हम सॉल्व कर रहे थे। और जो चैप्टर अभी हम कर रहे हैं वो है हमारा संख्या पद्धति। तो नंबर सिस्टम वाला चैप्टर हम सॉल्व कर रहे थे। और जो एक्सरसाइज हम सॉल्व कर रहे हैं वो है हमारी एक्सरसाइज 1A। तो पहली वाली एक्सरसाइज की ए वाली एक्सरसाइज हम कर रहे हैं। और जो किताब है वो है हमारी 2020 का एडिशन। तो 2020 के एडिशन वाली बुक हम सॉल्व कर रहे हैं। और जो क्वेश्चंस थे पिछली वाली वीडियो में वो हमने 80 तक कर लिए थे, तो 80 के बाद वाले क्वेश्चंस हम इस वाली वीडियो में करेंगे। तो अब ये हमारे क्वेश्चंस हैं। तो इसमें क्या कह रहा है, 110 से 120 के बीच कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। तो इसमें पूछ रहा है वो अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं हमारी वो संख्याएं होती हैं जिसमें या तो एक से भाग जाए या खुद उसी संख्या से। तो जब भी अभाज्य संख्या की बात करेगा तो या तो उसमें एक से भाग जाना चाहिए या उसी संख्या से। तो 110 से लेके 120 तक जो हमारी अभाज्य संख्या है तो वो सिर्फ एक है, वो है हमारी 113। तो सिर्फ 110 से लेके 120 तक सिर्फ 113 एकमात्र अभाज्य संख्या है जिसमें किसी से भाग नहीं जाएगा। तो अभाज्य संख्या है, इसकी हो जाएगी हमारी एक अभाज्य संख्या। अब इसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या एक अभाज्य संख्या है। तो इनमें से एक ऐसी संख्या देखनी है जो जिसमें किसी से भी भाग ना जाए। तो ये हमारा 161 है। तो जो 161 है इसमें हमारा 7 से भाग चला जाएगा, तो ये तो हमारी अभाज्य संख्या नहीं है। दूसरा है हमारा 221। तो 221 में हमारा 13 से भाग चला जाएगा, तो ये भी हमारी अभाज्य संख्या नहीं होगी। तो जो हमारी तीसरी संख्या है 373, इसमें किसी से भी भाग नहीं जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या। और ये हमारी 437 है, तो इसमें हमारा 19 से भाग चला जाएगा। तो ये हमारा 343 है। किसी भी संख्या की निकालना हो कि अभाज्य संख्या में भाग जाएगा या नहीं जाएगा, तो जैसे ये हमारी 343 है तो 343 हमारा 20 के स्क्वायर से कम होता है। तो 1 से लेके 20 तक की संख्याओं से अगर भाग नहीं जाएगा तो ये हमारी अभाज्य संख्या हो जाएगी। तो इसका हम अगर रूट निकाल लेंगे तो रूट निकालने पे जो भी संख्या आएगी ग्रेटर में लेंगे। जैसे इसका रूट, जैसे ये हमारे पास संख्या है 373, अगर इसका रूट निकालेंगे तो ये हम इसका कुछ 19 पॉइंट समथिंग आएगा। तो इससे बड़ी वाली आगे की संख्या ले लेंगे तो ये हमारी हो जाएगी 20। तो 1 से लेकर 2 से लेकर हम 20 तक की संख्याओं से चेक करेंगे। तो अगर किसी से भाग चला गया तो ठीक नहीं जाएगा, तो ये हमारी हो जाएगी अभाज्य संख्या। अब इसमें कह रहा है कि प्राकृतिक संख्या n के लिए n³ माइनस का n सर्वदा किस बड़ी से बड़ी संख्या से विभक्त होगा। तो जो संख्या है हमारे पास वो है n³ माइनस का n, तो इसे हम n कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा n² माइनस का 1। और ये हमारा a² माइनस b² हो गया, फैक्टर निकाल लेंगे तो n माइनस 1 और ये हमारा n+1 हो जाएगा। तो जो संख्या है वो हमारी n माइनस 1 और n+2 के फॉर्म में है। ठीक है, पहली चीज अगर इस संख्या को देखा जाए तो इसमें पहले एक है, उसके बाद उससे बड़ी संख्या और उससे बड़ी संख्या। तो इसमें क्या है, हमारी 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स हैं। यानी कि अगर हम n को नंबर मान लें, अगर हम इस तरीके से लिख लें से n-1 n और n+1, तो ये हमारे 3 लगातार संख्याएं हो गई। ये n है, एक इससे छोटी वाली संख्या है, एक इससे बड़ी वाली संख्या है। तो अगर हम देखें ऐसे तो ये हमारा कुछ 1 2 3 इस तरीके की संख्या होंगी। तो पहली संख्या 1 होगी, दूसरी संख्या 2 होगी, तीसरी संख्या 3 होगी। अगर मान लिया 5 तो ये एक 4 हो जाएगी, एक हमारी हो जाएगी 6। तो 4 5 6 ये इस तरीके से संख्याएं होंगी। और ये हमारी मल्टीप्लाई में है तो ये हमारी 4 5 6 इस तरीके से संख्या हो जाएंगी। तो इसमें जो बड़े से बड़े नंबर से भाग जाएगा, एक तो जब लगातार संख्याएं होंगी तो इनमें से एक संख्या 2 से भाग जरूर जाएगा, क्योंकि 3 लगातार संख्या होगी तो एक संख्या इनमें सम जरूर होगी। और जो हर तीसरी संख्या होगी, जो तीसरी संख्या होगी वो 3 से भाग जरूर जाएगा उसमें, क्योंकि जितनी भी लगातार संख्या होती है, अगर मान लो 4 लगातार संख्याएं होती है हमारे पास तो उसमें 4 से भाग जरूर जाता। इसी तरीके से यहाँ पे 3 लगातार संख्या है तो इसमें 3 से भाग जरूर जाएगा। तो इस संख्या में एक तो 2 से भाग जाएगा, दूसरा 3 से जरूर जाएगा। तो जो सबसे बड़ी से बड़ी संख्या होगी वो हो जाएगी 6। और दूसरा हम n का मान रख के देख सकते हैं। तो पहले हमने n बराबर में 1 रख के देख लिया,
तो जो संख्या है वो हमारी है एन, एन माइनस वन और एन प्लस वन। इसमें एक रखेंगे तो एक हो जाएगा, ये हमारा 0 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 2। तो ये पूरी संख्या आ गई 0। अब n बराबर में 2 रख के देख सकते, तो जब 2 रखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 2 गुणे 2 में से एक जाएगा 1 गुणे 3, तो ये हमारा आ जाएगा 6। दूसरा हम n बराबर में 3 रख सकते, तो हो जाएगा 3 गुणे 2 गुणे 4, तो हो जाएगा 3 दूनी 6, 6 गुणे 4। और n बराबर में हम रख सकते 4, तो ये हमारा हो जाएगा 4 गुणे 3 गुणे 5। तो इसे हम तोड़ सकते, ये हो जाएगा हमारा 12, 12 गुणे 5, इसे लिख सकते हम 6 गुणे 10। तो इन सब में क्या है हमारा 6, 6 में 6 से भाग इन सब में जा रहा है, तो ये हमारा हो जाएगा 6 से विभक्त। अब इसमें कह रहा है यदि n एक धनात्मक पूर्णांक है तो 3 की पावर 4n माइनस 4 की पावर 3n सदैव निम्नलिखित में से किससे पूर्णतः विभक्त होगा। तो संख्या है हमारी 3 की पावर 4n माइनस का 4 की पावर 3n। तो इसे हम तोड़ सकते, तो ये हो जाएगी हमारी 3 की पावर 4 की पावर n माइनस ये 4 की पावर 3 की पावर n। ये मल्टीप्लाई में तो घात के ऊपर घात हो जाएगी, तो ये 3 की पावर 4 है तो ये हो गई हमारी 81 की पावर n माइनस ये 4 की पावर 3 है तो ये हो गई हमारी 64 की पावर n। तो अब ये हमारा x की पावर n माइनस का y की पावर n के फॉर्म में आ गया। जब इस फॉर्म में आ जाएगा तो जो इसका एक फैक्टर होगा, जो इसका एक गुणनखंड होगा, वो एक गुणनखंड x माइनस वाई होगा। तो इस संख्या का जो एक गुणनखंड होगा वो 81 माइनस का 64 हो जाएगा। तो इसे हम घटा देंगे तो ये आ जाएगा हमारा 17। तो 17 से वो पूर्णता विभक्त होगी, तो ये संख्या 17 से पूर्णता विभक्त होगी। अब इसमें कह रहा है कि 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 127 और 127 की पावर 97 और 97 की पावर 97 का ओवेनेस्ट गुणनखंड क्या होगा। तो इन दोनों में जो कॉमन है वो गुणनखंड पूछ रहा है। तो जो हमारे पास पहली संख्या है 127 की पावर 127 प्लस 97 की पावर 197, जो इसका एक गुणनखंड होगा, तो जो इसका एक गुणनखंड होगा असल में क्या है, ये हमारा x की पावर n प्लस y की पावर n आ गया, तो इसका जो गुणनखंड होगा वो हो जाएगा x प्लस का y। तो इसका जो एक गुणनखंड होगा वो हमारा हो जाएगा 127 प्लस का 97, तो ये हो जाएगा 224। इसी तरीके से जो दूसरी संख्या है 127 की पावर 97 और प्लस में 97 की पावर 97, तो जो इसका भी गुणनखंड होगा वो भी ये हमारी भी x की पावर n प्लस y की पावर n में फॉर्मेट में है, तो इसका जो एक गुणनखंड होगा वो भी हो जाएगा 127 प्लस का 97, तो ये हो जाएगी 224। तो इन दोनों का जो एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो है 224। अब इसमें कह रहा है यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तथा 10 की पावर n माइनस 1 के अंकों का योग 4707 है तो n का मान कितना होगा। ठीक है, तो ये हमारा है 10 की पावर n माइनस 1। 10 की पावर कितनी भी हो, 10 की पावर अगर 1 है माइनस 1 होगा तो ये हमारा हो जाएगा 10 माइनस 1 यानी कि 9। जब पावर 1 होगी तो जो लास्ट में अंक आएंगे वो 1 आएगा 9। अब इसी तरीके से अगर हमारा 10 की पावर मान लो 5 है माइनस 1 है तो 10 की पावर जो 5 होगा वो हो जाएगा हमारा 5 जीरो लग जाएंगे, इसके बाद माइनस 1 घटाएंगे तो ये हमारा 9 9 9 9 बचेगा 5 बार। तो जितनी पावर है माइनस 1 में, तो जितनी पावर है उतनी ही बार 9 आएंगे। तो यहाँ पे वो पूछ रहा है n का मान, तो जो 10 की पावर n माइनस 1 है इस संख्या में जो 9 की संख्या होगी वो हमारी हो जाएगी n, तो यानी कि कुल n बार 9 यूज हुई है इस संख्या में। और अगर n को हम जोड़ेंगे 9 9 है हमारी n बार, तो जो अंकों का योग होगा वो हमारा हो जाएगा 9n, और ये हमें दिया है 4707 बराबर में 9n। तो ये 9 से ये हमारा कट जाएगा तो 523 बार, तो n बराबर में हमारा आ जाएगा 523।
तो 523 बार इस n की पावर हो जाएगी 523। अब इसमें कह रहा है संख्या 1 से 100 तक परस्पर गुणा किया जाता है तो गुणनफल की दाईं ओर अंत में शून्यों की संख्या कितनी होगी। तो 1 से लेके 100 तक गुणा कर रहे हैं, तो जो संख्या होती है हमारी वो होती है 1 2, इसमें 5 आएगा और ये हमारा आएगा 10। तो अगर 1 से 10 तक की बात करें, असल में 0 कब आएगा, 0 तभी आएगा जब या तो संख्या में 10 हो, 0 से मल्टीप्लाई हो, या फिर 5 और किसी सम संख्या से मल्टीप्लाई हो। जैसे ये 5 है, ये 2 है, तो 5 दूनी 10, तो 1 0 तब आता। 0 हमेशा सिर्फ 2 बार आते, एक दिया हो 0, दूसरा 5 का और एक सम संख्या का गुणा हो। तो यहाँ पे क्या है, 5 एक बार है और एक ही 0 ये यहाँ पे पहले से। ये सब हमारी मल्टीप्लाई में संख्याएं, तो जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 0 तो ये आएगा, और एक जब 5 का और 2 का मल्टीप्लाई होगा तब आएगा। तो इस संख्या में 1 से लेकर 10 तक जो 0 होंगे वो हो जाएंगे हमारे 2 बार। इसी तरीके से 11 से लेके जो 20 तक 0 की संख्याएं होंगी, तो इसमें क्या है 15 पे आएगा और ये हमारा 20 पर। तो कुल 2 संख्या होंगी, 15 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा एक सम संख्या में, तो 1 0 वहां पे आएगा और 1 0 ये इस 20 में है, तो ये 2 बार 0 आएंगे। तो जो कुल 0 हैं वो 2 बार आएंगे। अब 31 से लेके इसी तरीके से ये हमारे आते रहेंगे, तो हर बार कितने 2 0 आते रहेंगे। अब जब 91 से 100 तक की बात आएगी, तो इसमें क्या है, यहाँ पे 5 में 1 आ रहा है तो 1 0 ये आ रहा है, यहाँ पे 2 0 बढ़ गए, तो जो कुल 0 हो जाएंगे वो हो जाएंगे 3 0। तो 1 से लेके जो 90 तक आएंगे 9 बार तो ये हो गए हमारे, तो 9 गुणे 2 0 ये हो गया, और 3 0 ये आखिरी बार में है, तो ये हो गया 18 प्लस का 3, तो कुल 21 0 होंगे। तो जो शून्यों की संख्या होगी वो आ जाएगी हमारी 21। अब इसमें कह रहा है भाग की एक क्रिया में भागफल 403 भाजक 100 शेषफल 58 है, तो भाज्य क्या है। तो जो हमारा भाज्य होता है वो होता है हमारा भाजक गुणे भागफल और प्लस में शेषफल। तो भाज्य निकालना है, भाजक है हमारा 403, भागफल है 100 और जो शेषफल है वो है 58। तो ये हो गया 403 00 प्लस का 58, तो 40,358। तो 40,358 इसका भाज्य निकल आएगा। अब इसमें कह रहा है कि 48 को किस संख्या से गुणा करके प्राप्त गुणनफल 173 तथा 407 के गुणनफल के बराबर होगा। अब वो कह रहा है 48 ऐसे किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमने मान लिया x से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब वो कह रहा है मल्टीप्लाई करने के बाद जो गुणनफल आ रहा है वो 173 और 240 के गुणनफल के बराबर है। तो 173 और 240 का जो मल्टीप्लाई है, जो गुणनफल है वो बराबर में 48 और किसी संख्या के गुणनफल, तो संख्या मान लिया हमने x। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो x बराबर में आ जाएगा 173 गुणा 240 बटे 48, ये आ गया। तो अब ये 24 से 10 बार में कट गया, 24 से 2 बार में, तो 2 से ये कट गया हमारा 5 बार, तो 5 का और इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हमारा आ जाएगा 865। तो 865 इसका गुणनफल होगा। अब इसमें कह रहा है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो इस तरीके से 2 तरीके के क्वेश्चन आते हैं, एक तो वह कहेगा न्यूनतम संख्या घटाने पर, एक कहता है घटाने पर, दूसरा वो कहता है जोड़ने पर। तो पहले घटाने वाले देख लेते हैं, इसमें घटाने वाले का है तो घटाने वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। अब वो कह रहा है कि कौन सी संख्या घटा दें 13 से कि ये संख्या पूर्णतः हमारी विभक्त हो जाए। तो अगर हम इसमें 13 का भाग देंगे तो ये हमारी 3428 है, इसमें 13 का भाग दे दिया तो ये 2 बैठ जाएगा, 8 2, तो ये बचा हमारा 4 8, तो ये बचा हमारा 9। तो इसमें क्या है हमारा 9 शेषफल आ गया, यानी कि जब 13 का भाग हम इस संख्या में देंगे तो ये हमारा 9 शेष बचेगा। अगर इस संख्या में से अगर हम 9 को घटा देंगे,
अगर हमने इस संख्या में से 9 को घटा दिया तो जो शेष है वो हमारा अब 0 बचेगा। तो इस संख्या में क्या, अगर हम 9 से घटा दें तो जो शेष है वो 0 बच जाएगा। तो इसका हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। तो जब भी घटाने की बात करें तो 13 का भाग इसमें दे देंगे, तो ये हमारा बचा 9, तो संख्या आ जाएगी हमारी 9 घटाने पर। अगर अब इसी क्वेश्चन में वो जोड़ने पर कहता तो शेष आ रहा था 9, तो अब इस संख्या को हमें क्या और आगे बढ़ानी पड़ती, तो 13 माइनस 9 यानी कि 4 को इसमें जोड़ देते तो ये भाग है पूरा का पूरा चला जाता। अब इसमें कह रहा है यदि किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल 36 प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दें तो शेषफल क्या प्राप्त होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया, माना 136 से भाग देने पर जो भागफल आ रहा है वो हमारा x आ रहा है। तो अगर हम 136 से भाग दें किसी संख्या में तो भाग हमारा x आ रहा है। तो जो हमारी संख्या होगी, तो हमारा भाज्य बराबर में हमेशा होता है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुणे भागफल प्लस का शेषफल। तो जो हमारी संख्या होगी वो हो जाएगी कितने, 136 से भाग दे रहा है और कुल जा रहा है x बार, और प्लस में जो शेषफल है वो है 36। तो 136 गुणे x प्लस का 36 हो जाएगी संख्या। अब ये आ गई संख्या। अब वो कह रहा है इसमें 17 से भाग देने पर शेष क्या होगा। तो जब 17 से भाग देंगे इस संख्या में, तो जब संख्या में 17 से भाग देने पर, जब 17 से भाग देंगे तो संख्या है हमारे पास 136 गुणे x प्लस का 36, ये हमारी बटे 17 हो जाएगी। ये हमारा 17 से भाग दे देंगे तो ये इसे हम तोड़ सकते थे, 136x बटे हो जाएगी 17 प्लस का 36 बटे 17, ये आ गया। तो 17 से हमारा कट गया 8 बार, तो ये आ गया 8x प्लस 17 का भाग हम इसमें देंगे तो 17 दूनी 34, 2 बार जाएगा और ये 2 बटे 17 यानी कि 2 सही 2 बटे 17 आ जाएगा। तो जब हम 17 का भाग देंगे तो ये हमारा आ गया 8x प्लस का 2 बटे 17। तो जो भाग है वो हमारा 8x प्लस 2 बार चला जाएगा और ये हमारा बचेगा शेष, यानी कि जो 2 बटे 17 बचा। तो इसका मतलब हो गया 17 का जब हम भाग देंगे इस पूरी संख्या में तो ये 2 शेष बचेगा। तो जो शेष बचेगा वो हमारा आ जाएगा 2। ठीक है, तो जो इसमें शेष बचेगा वो निकल आएगा हमारा 2। क्योंकि अगर हम इसे ऐसे भी ले सकते हैं, जैसे हमारे पास है 17 का भाग हमने दे दिया 52 में या 53 में, तो 3 बार जाएगा तो ये हमारा हो जाता है 51। तो ये बचा 2, तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते 3 सही 2 बटे 17। तो इसका मतलब हो गया कि जो शेष है वो बचा हमारे पास 2। तो जब भी हम भाग देंगे 17 का तो ये 2 शेष बचेगा। अब इसी तरीके से इसमें कह रहा है किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 19 शेष बचता है, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा। तो जो संख्या है हमारी वो आ जाएगी 156, भागफल मान लिया x और प्लस का 29। तो संख्या आ गई हमारी 156 गुणे x प्लस 29। तो जब 13 से भाग देंगे, तो जब 13 से भाग देने पर ये हमारा हो जाएगा 156 गुणे x प्लस का 29 बटे 13। तो ये हो गया हमारा 156x बटे 13 और प्लस का 29 बटे 13। 13 का भाग इसमें चला जाएगा तो ये जाएगा हमारा 12 बार। तो ये आ गया 12x प्लस, अब 13 का भाग इसमें चला जाएगा तो 13 दूनी 26, 2 बार जाएगा तो ये आ गया हमारा 3 बटे 13। तो ये हो गया 12x प्लस 2 प्लस का 3 बटे 13। तो ये तो हमारा आ गया भागफल और 3 बटे 13 यहाँ पे बचेगा इसका शेष। तो जो शेष बचा वो आ गया 3। तो जो शेष होगा इसमें वो आ जाएगा 3। अब इसमें कह रहे 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं, यदि उसे 15 से विभक्त करें तो शेषफल क्या होगा। तो सबसे पहले जो संख्या होगी वो हो जाएगी 195 गुणे x प्लस शेष बच रहा है इसमें कितना 47 शेष बच रहा है, तो 47 जोड़ देंगे तो ये आ गई हमारी संख्या। अब वो कह रहा है 15 से विभक्त होने पर,
तो अगर इसे हम थोड़ा सा तोड़ के लिखें, तो इसे हम लिख सकते 13 गुणे 15x। इन दोनों को तोड़ के लिख लिया तो ये 13x हो गया गुणे 15x हो गया, प्लस अब अगर इसे हम तोड़ के लिखेंगे, ये हमारा 47 है, तो 47 को हम तोड़ के लिखेंगे तो इसे हम लिख सकते 3 गुणे 15 प्लस 2। 47 को लिख लिया हमने 45 प्लस 2, 45 को लिख लिया 3 गुणे 15 प्लस 2, तो ये लिख लिया। ठीक है, तो अब इसमें से हम 15 कॉमन ले सकते हैं, तो 15 कॉमन लेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 13x प्लस 3 और प्लस का 2। तो जो संख्या है वो है 15 ब्रैकेट में 13x प्लस 3 प्लस 2। अब इसमें अगर हम 15 से भाग देंगे, 15 से भाग देंगे तो ये हमारा 13x प्लस 3 प्लस का 2 बटे 15 हो जाएगा। अलग अलग तोड़ देंगे तो ये 15 13x प्लस 3 प्लस 2 बटे 15। तो इस पूरे में तो 15 से भाग चला जाएगा, इसमें हमारा शेष बच जाएगा 2। तो ये पूरा का पूरा उसी तरीके से जैसे हमने पिछली वाली क्वेश्चंस में किया था। तो इसका आ जाएगा हमारा 2 शेष। अब इसमें कह रहा है कि 4000 से में से कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो इसमें अभी वो कह रहा है घटाने पर, तो घटाने के लिए कहेगा तो 19 से भाग दे देंगे। जब 19 से भाग देंगे तो ये हमारा आएगा 2 बार, तो ये आ गया 38, ये आएगा 1 बार, तो ये हमारा आ गया 1 0। तो 210 बार भाग जाएगा और ये बच रहा है हमारा 10 शेष। ये 10 बच रहा है हमारा शेष। अगर इस संख्या में से अगर हम 10 घटा देंगे, तो अगर हम इस संख्या में से 10 घटा देंगे तो ये 19 से इसमें पूर्णतः भाग चला जाएगा, ये शेष नहीं आएगा, शेष यहाँ पे 0 आ जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो सबसे पहले जो 6 अंकों की सबसे छोटी संख्या है वो हमारी हो जाएगी 1 और इसके बाद इसमें 5 0, तो ये 6 अंकों की हमारी सबसे छोटी संख्या हो गई। अब वो कह रहा है इसमें 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाए, तो संख्या हमारी 5 अंकों की ही रहनी चाहिए, 6 अंकों की। तो इसमें हम पहले तो 111 से भाग देंगे, ये आ गया। अब सबसे पहले तो इसमें हम 111 से भाग देंगे तो ये जाएगा हमारा 9 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 999। ये बच्चा 1, ये 2 0 है तो 2 0 बढ़ा देंगे, यहाँ पे भी 2 0 बढ़ जाएंगे, 1 0 बढ़ जाएगा, यहाँ पे 1 0 उतार लेंगे, भाग नहीं जाएगा, 1 0 बढ़ा है। तो ये आ गया हमारा 100। तो इसमें क्या है 100 शेष बच रहा है। अगर हम इस शेष को इस संख्या में से घटा देंगे तो ये संख्या हमारी क्या छोटी हो जाएगी, फिर ये कितनी 5 अंकों की हो जाएगी, क्योंकि ये 900 कुछ हो जाएगी। अब वो कह रहा है 5 अंकों की सबसे छोटी चाहिए, तो अगर इस संख्या को इससे आगे भी भाग जाना चाहिए तो इसमें क्या है इस शेष को 111 होना चाहिए था हमारा। तो 111 होने के लिए से इस संख्या है हमारी 111, तो 111 में से हम 100 घटा देंगे तो ये आ गया हमारा 11। तो अगर इस संख्या को हम 11 और बढ़ा देंगे तो जो शेष है वो हमारा आएगा 111, यानी कि ये भाग फिर इसके बाद इसमें चला जाएगा। तो जो घटाना है हमें इसमें, जो इसमें जोड़नी है संख्या, वो हो जाएगी 11। तो मूल संख्या थी हमारी ये थी, इसमें 11 और जोड़ देंगे तो 1 0 0 0 11 हो जाएगी। तो ये हमारी हो जाएगी 1 0 0 11। तो इसके बाद 111 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। अब इसमें कह रहा है वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त 11 का गुणज हो जाए, यानी कि 11 का उसमें भाग चला जाना चाहिए। संख्या इसमें भी जोड़नी है तो पहले हम इसका भाग दे देंगे, तो ये आएगा 7 बार, तो ये बचा 3 बार चला जाएगा। ये बच्चा हमारा 6 उतारेंगे, इसके बाद 4, ये 0 आ गया, 5 बार चला जाएगा, तो ये हो गया हमारा 55। बचा हमारा 9, 2 उतार लेंगे तो ये हमारा जाएगा 8 बार, तो ये आ गया 88। तो ये हमारा बचा 4 शेष। तो जो इसमें शेष बच रहा है वो बच रहा है 4। तो अब वो कह रहा है संख्या जोड़ने पर, घटाने की कहता तो 4 घटा देते, अब वो कह रहा है जोड़ने पर, तो इस संख्या को हमें और बढ़ानी पड़ेगी, तो यानी कि 11 माइनस का
4 कर देंगे, शेष 4 बच रहा है, तो ये हमारा आ जाएगा 7। यानी कि 7 जोड़ने पर, जब अगर हम इस संख्या में 7 जोड़ देंगे तो ये 11 का भाग इसमें पूरा का पूरा चला जाएगा, यानी कि जो शेष है अब वो 4 नहीं बचेगा, तो ये हमारा आ जाएगा 7 जोड़ने पर। अब इसमें कह रहा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 14 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 3 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या है वो है हमारी 100। 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है 100। अब 14 से पूर्णतः विभक्त हो जानी चाहिए, तो 14 का भाग देंगे 100 में, तो ये हमारा चला जाएगा 7 बार, तो ये हमारी हो जाएगी 98, यानी कि 2 शेष बचेगा। तो अगर हम 2 घटा दें तो ये 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी, लेकिन वो कह रहा है छोटी से छोटी, यानी कि संख्या 3 अंकों की होनी चाहिए, तो इससे हमें संख्या को और बढ़ाना पड़ेगा। तो ये 14 माइनस का 2 कर लेंगे, यानी कि इस संख्या को हमें 12 तक और बढ़ाना चाहिए। 12 तक बढ़ा देंगे, यानी कि 12 जोड़ने पर ये संख्या हमारी 14 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो संख्या हो जाएगी 100, इसमें 12 और जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 112। तो ये सबसे छोटी संख्या होगी वो हो जाएगी 112। अब 5 अंकों की वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 463 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो जो 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या होगी, तो जो बड़ी से बड़ी संख्या होगी 5 अंकों की, वो हमारी हो जाएगी 9 9 9 और 9। ये 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी। अब वो कह रहा है 463 से पूर्णतः विभक्त होनी चाहिए, तो 463 का भाग इस संख्या में दे देंगे, तो ये हमारा आएगा 2 बार, तो ये हो जाएगा 926। घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 3 7, 1 9 उतर आएगा, तो ये अब जाएगा 1 बार, तो ये हो जाएगा हमारा 463। ये आ गया 6, ये आ गया 7 2, 1 9 और उतार लिया, तो अब ये जाएगा हमारा 5 बार, तो हो जाएगा 2315 और 454 हमारा शेष आ जाएगा। तो 454 आ गया शेष। अब वो कह रहा है हमसे बड़ी से बड़ी संख्या, तो अगर इसमें से हम 454 घटा देंगे तो 454 घटाने पर जो संख्या आएगी वो हमारी 463 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो जो संख्या होगी वो हो जाएगी 99,999 माइनस का 454, घटा देंगे तो ये 99,545 हो जाएगी। तो इस संख्या में 463 से पूर्णतः भाग चला जाएगा। अब इसमें कह रहा है कि संख्या को किसी संख्या से भाग देने पर 33 सही 612 तथा शेषफल 113 प्राप्त होता है, तो भाजक क्या है। तो जो हमारा भाजक होता है वो होता है भाज्य माइनस शेषफल और बटे में भागफल। तो जो भाज्य है वो है 78 65 321, शेषफल है हमारा 113, बटे में हो जाएगा 33,612। घटा देंगे तो ये बचेगा हमारा 78 65 208, बटे में है 33,612। तो ये भाग देने पे हमारा आ जाएगा 234, तो 234 बार भाग जाएगा, तो जो भाजक होगा वो निकल आएगा 234। अब इसमें कह रहा है किसी संख्या को 6 से विभक्त करने पर शेषफल 3 प्राप्त होता है, उसी संख्या को वर्ग को 6 से विभक्त करने पर शेषफल क्या होगा। तो जो संख्या है अगर 6 से विभक्त कर रहा है तो हमारा शेषफल आ रहा है 3, और जो इसका भागफल है वो हमने मान लिया x आ रहा है, तो जो संख्या होगी वो 6x प्लस का 3 हो जाएगी। भागफल x आ रहा है, 6 से भाग दे रहा है, तो 6x प्लस का 3, तो जो भाज्य होगा वो हो जाएगा भाजक गुणा भागफल प्लस में शेषफल, तो संख्या हो जाएगी हमारी 6x प्लस 3। अब वो कह रहा है उसी संख्या के वर्ग को, यानी कि जो संख्या का वर्ग है तो वो हमारा हो जाएगा 6x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इसमें 6 से भाग दे रहा है तो 6x प्लस 3 के होल स्क्वायर में भाग दे देंगे, तो ये आएगा 36x स्क्वायर प्लस का 9 प्लस का 18 और ये 24 नहीं 36 मल्टीप्लाई हो जाएगा 6 2 6
इसका, तो ये हमारा आएगा 36x। ठीक है, तो ये आ गया हमारा। अब ये हमारा है 36x² प्लस का 36x प्लस 9 है, इसे हम 6 प्लस का 3 लिख सकते, 6 कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा 6x² प्लस 6x प्लस का 1 प्लस का 3, ये आ गया। ये तो आ गया संख्या का वर्ग। अब वो कह रहा है इसमें 6 से भाग देने पर, तो अगर हम 6 से भाग देंगे इसमें, तो ये हमारा 6x² प्लस का 6x प्लस 1 प्लस का 3 है, 6 से भाग दे देंगे तो ये अब हमारी संख्या हो जाएगी 6x² प्लस 6x प्लस 1 बटे में 6 प्लस का 3/6, तो ये तो पूरी कट जाएगी और ये हमारा आ जाएगा 3/6। तो 6x² प्लस 6x प्लस 1 बार भाग जाएगा और 3/6 हमारा ये आ गया। तो जो शेष बचेगा वो आ जाएगा हमारा 3। तो जो इस संख्या में शेष बचेगा वो आएगा 3। तो इस वाली वीडियो में इतने ही क्वेश्चंस, आगे के क्वेश्चंस हम अगली वाली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।